नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त तो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। आज का शो आपके लिए जानकारियों से भरा होगा। आज के शो को संभाल के रख लीजिए, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज का शो आपको न सिर्फ अपने लिए संभाल कर रखना है, बल्कि अपने करीबी जो लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं उन्हें भी पहुंचा दीजिएगा। जी हां, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अब भी लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे कौन वैक्सीन लगवा सकता है, कौन नहीं लगवा सकता, बीमारियों का क्या करें, उनका चक्कर क्या है, कौन सी बीमारी में लगेगा, कौन सी में नहीं लगेगा। तमाम तरह की जागरूकता है सरकार की ओर से, एजेंसियों की ओर से, अस्पतालों की ओर से, लेकिन इसके बावजूद एक कंफ्यूजन है। अब सबसे बड़ी परेशानी यह भी है कि कई लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बीमारियों को छुपा भी रहे हैं, ऐसा भी सामने देखने में आया है। नतीजा, कई लोगों में साइड इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे पीड़ित लोगों को वैक्सीन अभी नहीं लगवानी चाहिए? आम लोगों को भी वैक्सीन लगवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी बातें जो आपके मन में हैं, आप पूछना तो चाहते हैं कि मैं खाना खा के जाऊं या नहीं जाऊं, वैक्सीनेशन लगाने के बाद कितनी देर बाद मैं खाना खाऊं, ये मैं छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल है या आप किसी अपने के लिए पूछना चाहते हैं, हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा, ये हैशटैग है, इस पर हमें सवाल पूछें। हमारा ये शो जो चल रहा है, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो इस पर भी अपने कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं। हमें पूछे सवाल, हम आज के मेहमानों से आपके सवाल पूछेंगे। रिपोर्ट देख लेते हैं, दो बेहद खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। कोरोना का कहर जब से शुरू हुआ तब से ये कहा जाने लगा कि वैक्सीन आएगी तब सब ठीक हो जाएगा। अपने नाम से दुनिया को थर्राने वाली इस महामारी के खिलाफ संजीवनी आई भी लोगों को दी भी जा रही है। लेकिन जैसा कि होता है कि जब कोई नई चीज आती है तो लोगों में उसे लेकर कई सवाल होते हैं। देश में भले ही कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण चल रहा हो, लेकिन वैक्सीनेशन के बीच कई तरह की आती खबरों ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इन उलझनों के बीच कुछ बेहद जरूरी सवाल पीछे छूट रहे हैं, जैसे वैक्सीन लेने से पहले और बाद में आपको क्या करना चाहिए, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे पीड़ित लोगों को वैक्सीन लेने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूरी है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले सामान्य जानकारी ध्यान में रखें। वैक्सीनेशन से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और पौष्टिक आहार लेना ना भूलें। ऐसा करने से वैक्सीन के साइड इफेक्ट या तो दिखाई नहीं देंगे या उनका असर बेहद कम होगा। वैक्सीन लेते समय चक्कर आने जैसी समस्या नहीं होगी। खाली पेट या सिर्फ पानी पी के वैक्सीन ना लें। वैक्सीन लेने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और पौष्टिक आहार जरूर लें। 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। ये तो सामान्य जानकारी हुई। अब जान लेते हैं कि किन लोगों को वैक्सीन लगाने से पहले कुछ अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बताते हैं भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फैक्ट शीट में दी गई अहम जानकारियां, जो ये बताती हैं कि किन्हें वैक्सीन लगाई जा सकती है और किन्हें वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इन लोगों में वो शामिल हैं जिन्हें पहले से कोई एलर्जिक रिएक्शन की शिकायत हो, बुखार हो, खून से जुड़ी कोई समस्या हो, खून पतला करने की कोई दवा ले रहा हो, इम्यूनिटी से जुड़ी कोई समस्या हो या दवा पर हो, गर्भवती महिलाएं, बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाएं, पहले से कोई कोविड वैक्सीन ली हो, कोई दूसरी गंभीर बीमारी हो। कोरोना से लड़ाई के लिए वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और साइड इफेक्ट्स के मामले भी बेहद मामूली संख्या में सामने आए हैं। बस आपकी जरा सी सावधानी आपको छोटे मोटे साइड इफेक्ट से भी पूरी तरह सुरक्षित रख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपके मन में भी कोई सवाल है वैक्सीनेशन को लेकर, कोई भी कंफ्यूजन है, बेझिझक पूछिए। हमारे एक्सपर्ट आज बैठे हुए शो पर, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। आपसे परिचय करा दें आज के एक्सपर्ट्स का। हमारे साथ है डॉक्टर गौतम बंसाली साहब, जो कि मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बंसाली आपका। और हमारे साथ है डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के, जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर मनोज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोज, आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक जो एहतियात बरतनी है वैक्सीनेशन पर जाने से पहले, वो क्या होगी? उसके बाद मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर आऊंगा, लेकिन मोटा मोटी क्या ख्याल रखना है?
देखिए, अभी जो हमने 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई हमारे कंट्री में, उसमें हमने कोविशील्ड और कोवैक्सिन जो 2 वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो वैक्सीन्स की ट्रायल हुई है, ये सारे 18 साल से ऊपर के लोगों में ट्रायल हुई है। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर में इसका कोई ट्रायल नहीं है। तो ये प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लैक्टेशंस में जब लैक्टेटिंग मदर है या बच्चे को दूध पिला रही है, उसमें कंट्रा इंडिकेटेड है। दूसरी चीज़, अगर वैक्सीन्स या वैक्सीन्स के कंपोनेंट से किसी को एलर्जी है तो उसके लिए भी ये वैक्सीन कंट्रा इंडिकेटेड है, मतलब इसको नहीं लगाना चाहिए। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन जो होता है किसी भी वैक्सीन से, या अगर आपने कोई दूसरी वैक्सीन अभी निकट ली है तो कम से कम 2 हफ्ते का गैप होना चाहिए। ये सब तो जनरल है। और आपने जैसे रिपोर्ट में भी बताया कि इसमें कोई फास्टिंग या एम्प्टी स्टोमिक रहने की ज़रूरत नहीं है। आदमी को पूरा खाना खा के और भरपेट खाना खा के जाना चाहिए। इससे जो आफ्टर इम्यूनाइजेशन के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो कम होते हैं। और आपको पता ही होगा कि बड़े छोटे माइनर्स इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही रेयर है, और न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ही रेयर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, दीपक जी, सब दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि इसमें एक चीज़ जो लिखी हुई है कि ब्लड थिनर्स जो ले रहे हैं उसमें ये कंट्रा इंडिकेटेड है। यहाँ मैं बताऊँगा कि ब्लड थिनर्स 2 तरह के हैं। एक तो एंटीप्लेटलेट्स है, जैसे एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है, जो अमूमन एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग के बाद दिया जाता है। ये कोई कंट्राइंडिकेशंस नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो एंटीकोगुलेशन है, जैसे वाल्व लगने के बाद जैसे वारफेरिन है या एसीट्रॉम है, इस तरह की दवाइयाँ कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है तो उसमें हेमाटोमा बनने का डर रहता है। ये भी एक रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। बट बहुत बार हमने देखा है कि कई हेल्थ सेंटर्स पर हमारे डॉक्टर्स फ्रेंड जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उनको लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि वो वहाँ जो वैक्सीनेशंस को जो कर रहा है उसको भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि डिस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल कोई खा रहा है, उसको वैक्सीन देना है या नहीं देना है। तो एक चीज़ ये मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ दर्शकों को कि अगर वो एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल या पोस्ट एंजियोप्लास्टी हैं तो वैक्सीन सेफली ले सकते हैं। दूसरी जो ये इसी से रिलेटेड एक सवाल आया है सर, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, इसी से रिलेटेड सवाल आया है। बल्कि मैं चाहूंगा कि आप ही इसका आंसर दे दें बतौर कार्डियोलॉजिस्ट। लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी की बाईपास सर्जरी हुई है और ब्लड थिनर वो ले रहे हैं और एज 65 से ऊपर है, तो उनके लिए सेफ होगा? बिल्कुल सेफ होगा। और अमूमन जो बाईपास सर्जरी के बाद एंटीप्लेटलेट्स या तो थोड़े दिन के लिए 2 एंटीप्लेटलेट्स क्लोपिडोग्रेल या एस्प्रिन देते हैं, नहीं तो फिर सिर्फ एस्प्रिन पे होते हैं, तो वो सेफली ले सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो अल्कोहल से रिलेटेड जो है, मैं आऊंगा सर, इस पे भी आऊंगा, मैं एक एक करके आऊंगा सर जी। मैं डॉक्टर मनोज में एक एक करके आऊंगा इस पे भी, अल्कोहल वाला भी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारा इसको लेकर भ्रम भी है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं भंसाली साहब आपके पास में आना चाहूंगा। तो फिर ये जो मेरे ख्याल से ये जो भारत बायोटेक की ओर से मेरे ख्याल से एक गाइडलाइंस टाइप की जारी की गई थी, उसमें ये जो ब्लड थिनर कहा गया है, तो फिर वो कौन सा है? वो कौन से ब्लड थिनर लेने वाले लोग हैं जिनको थोड़ा सा बचना चाहिए या डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए? जी दीपक जी, जो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन जो इंजेक्शन है, वैक्सीन है, उसके लिए बोला था, और उसमें भी एंटी प्लेटलेट मतलब इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, ब्रिलिएंटा, प्लेविक्स, उसके लिए नहीं बोला गया है। उसमें बोला गया है जो एंटी कोगुलेंट ड्रग है, जो अपन हार्ट का जो वाल्व सर्जरी होता है, नॉट बाईपास सर्जरी, नॉट एंजियोप्लास्टी, जो वाल्व का सर्जरी होता है, उसके बाद में एंटी कोगुलेंट लेते हैं, जैसे वारफेरिन हो गया, एसीट्रॉम हो गया, जेरेल्टो हो गया, प्रेडक्सा हो गया। इस तरह की जो एंटी कोगुलेंट दवाई है वो भी इसलिए क्योंकि ये इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लगता है, तो थोड़ा वहां पे खून जमा हो सकता है, हिमेटोमा बन सकता है, उसमें मना किया गया है। एंटी कोगुलेंट वाली जो एसीट्रॉन वारफेरिन वाली दवाई है, इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल वाली दवाई बाईपास एंजियोप्लास्टी वाली दवाई में ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जिसमें वाल्व सर्जरी होती है, जिसके अंदर एसीट्रॉम और वारफेरिन मेडिसिन ले रहे हैं एंटीकोगुलेंट, उनके लिए बोला गया कि थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, या 3 दिन वो मेडिसिन बंद करके फिर बाद में लेनी चाहिए, क्योंकि हिमेटोमा बढ़ने के चांसेस रहता है। ठीक है सर, इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज देंगे, तो मैं चाहूंगा कि छोटे छोटे जवाब अगर हमारे दर्शक जो हमारे गेस्ट हैं वो दें, जैसा अभी तक हमारा चल रहा है। बहुत ज़्यादा हमारे सवाल आ रहे हैं लोगों के। एक डॉक्टर मनोज, एक सवाल लोगों का आ रहा है कि बीपी को लेकर जो लोग हैं, हाई बीपी या लो बीपी वाले, उनको क्या लेवल है उनका, क्या उनको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए या सेफ है उनका डायरेक्टली वैक्सीन लेना?
नहीं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ तो कोई कंट्राइंडिकेशन ही नहीं है। और उल्टा इसमें यह है कि अगर आपकी 50 साल से उम्र नीचे है तो आप अगर मतलब कोमॉर्बिडिटीज़ में भी जो 20 कोमॉर्बिडिटीज़ लिस्टेड है गवर्नमेंट के उसमें भी आपको हाइपरटेंशन डायबिटीज़ वाले जो ड्रग्स पे हैं उनको आप वैक्सीन दे सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ़ है। और जो क्राइटेरिया है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का 140/90 से अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो वेल कंट्रोल ब्लड प्रेशर रहेगा तो साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। और लो बीपी तो 90 सिस्टोलिक से अगर आपका लो बीपी है तो आप पहले पूरी तरह से अपने को हाइड्रेट करके तभी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं। ठीक है डॉक्टर बंसाली, एक सवाल है कि क्या एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या डस्ट एलर्जी, ये 3 बातें बताई गई हैं, क्या इन लोगों को वैक्सीन लेना सेफ रहेगा? जी, इन लोगों के लिए भी 100% सेफ है वैक्सीन लेना। वैक्सीन लेना सिर्फ 3-4 कंडीशन, जैसे जैसे पहले किसी ने जैसे बचपन में वैक्सीन लिया उससे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हुआ, उससे कुछ तकलीफ हुई, जिनको ऑलरेडी वैक्सीन वगैरह से एलर्जी होती उन लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी है। दूसरा, जो एंटीकोगुलेंट ड्रग लेते हैं जैसे एसिट्रॉम, वारफेरिन जो मैंने बताया आपको, उस टाइप की मेडिसिन लेते हैं उन लोगों के लिए। तीसरा, जो प्रेग्नेंट लेडीज है। चौथा, जो 18 साल से छोटे बच्चे जिन पे अभी तक ट्रायल नहीं हुआ है। बाकी सब में ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, चाहे वो ड्रग एलर्जी हो, डस्ट की एलर्जी हो, चाहे वो फूड एलर्जी हो या और भी तरह की कोई एलर्जी हो, उसके अंदर भी ये वैक्सीन पूरा सुरक्षित है। एक्सेप्ट कोई और तरह के वैक्सीन या एंटीबायोटिक से कुछ बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ है तो उसमें थोड़ा सा अंदर डॉक्टर गाइडेंस वैक्सीन लेना चाहिए। बाकी सब में ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। ओके, एक और क्वेश्चन आया है कि एज 27 है एंड इकोस्प्रिन गोल्ड ले रहे हैं ये कोई पेशेंट हैं, तो उनके लिए क्या रिकमेंड किया जाएगा डॉक्टर मनोज? जी, इकोस्प्रिन गोल्ड में 2 एंटीप्लेटलेट्स है, एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है और साथ में स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स है। तो ये तीनों ड्रग्स को लेते हुए आराम से वैक्सीन लगाई जा सकती है, ये कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। तो बंसाली, सवाल ये भी आ रहा है गिलबर्ट सिंड्रोम, हालांकि ये तो मुझे लगता है कि ये हार्मलेस लिवर कंडीशन है, लेकिन इसके साथ साथ भी जो लिवर की डिजीज से रिलेटेड लोग हैं, क्या उनके लिए वैक्सीन सेफ है जिनको कोई भी लिवर की प्रॉब्लम हो? जी, लिवर की अगर नॉर्मल कोई प्रॉब्लम होती, चाहे वो गिलबर्ट सिंड्रोम हो जो शुरू से होता है या कोई और तरह का डिजीज होता है, उसके लिए वैक्सीन लेना भी सेफ है, उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। अल्कोहल कंजप्शन की जहां तक लोग बात करते हैं सर, इस पे आएंगे, अगर अल्कोहल इस पे आएंगे सर बंसाली साहब, अल्कोहल पे आएंगे। अल्कोहल पे एक सेपरेट क्वेश्चन होगा, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं, इस पे मैं आऊंगा सर, लेकिन पहले आपने लिवर वाला बता दिया कि किन किन लोगों के लिए सेफ है। एक डॉक्टर वाली कंडीशन में सेफ है। ओके सर, ओके डॉक्टर मनोज, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए क्या सेफ रहेगा या उनको डॉक्टरी सलाह लेनी है? सोरियासिस अगर स्किन डिजीज की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, स्किन वाला या सिरोसिस बोल रहे हैं या सोरियासिस? अगर सोरियासिस स्किन डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ऑटो इम्यून स्किन डिजीज है, इसमें कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। सोरियासिस के पेशेंट्स वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। ओके, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट एबल टू करेक्ट इट, प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट दूसरा भी बता दीजिए सर। एक तो आपने सोरियासिस बताया, सिरोसिस तो एक लिवर डिजीज हो गया। लिवर डिजीज में अगर डिकम्पनसेटेड लिवर डिजीज है तो फिर उसमें ये कंट्राइंडिकेशन होगा या उसको एक बार रिकवरी के बाद स्टेबलाइज करने के बाद ही लगा सकते हैं। ओके, एक सवाल आया है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का, क्या डॉक्टर बंसाली इनको लेना पड़ेगा सलाह? जी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज को भी डेफिनेटली, चाहे उनका शुगर लेवल हाई भी है लेकिन वैक्सीन लेना चाहिए। ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज कंडीशन होती है, इम्यूनिटी कम होती है, ये लोग प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, बेटर है इनको टाइमली वैक्सीन लेना चाहिए। ठीक है, वैक्सीन लेना चाहिए। ओके, डॉक्टर मनोज, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और इसके अलावा भी जो नॉर्मल स्पॉन्डिलाइटिस और जो पीठ में दर्द वगैरह की शिकायत होती है, खास तौर से जो महिलाएं हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे डॉक्टर मनोज? देखिए, जो इस तरह के डिजीजेज हैं जिसमें HLA पॉजिटिव आर्थराइटिस है या HLA नेगेटिव आर्थराइटिस है या छोटे स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस है, रिमेटॉयड आर्थराइटिस है, इन सब में भी कोविड वैक्सीनेशंस नहीं है कंट्राइंडिकेटेड। अगर कोई इम्यून मॉड्यूलेटिंग ड्रग और इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स चल रहा है तो रिमेटोलॉजिस्ट को
कंट्रोल में या उनके ऑब्जर्वेशन में ही वैक्सीनेशंस लेंगे वो। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में लें। और मुझे लगता है कि डॉक्टर भंसाली, जो भी बीमारियां हैं, जो भी लोग हमारे पास क्वेरीज आ रहे हैं, एक बात तो तय है डॉक्टर भंसाली कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, छोटी या बड़ी, वैक्सीनेशन से पहले अपने डॉक्टर को कम से कम शेयर जरूर कर लें। डेफिनेटली वैक्सीनेशन से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं लंबे समय से, तो एक बार डॉक्टर से सलाह लेकर के वैक्सीन लेना चाहिए। अधिकतर चीजों में वैक्सीन सुरक्षित है, दोनों तरह के वैक्सीन। ठीक है, बार बार आपको लगातार हम बता रहे हैं वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। छोटे मोटे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हर वैक्सीनेशन के साथ आते हैं और इनसे भी आप बच सकते हैं। जो डॉक्टरी सलाह अगर आप लेते हैं, पूरी तरह से सेफ है वैक्सीनेशन, ये अब पूरी तरह से सिद्ध भी हो चुका है। डॉक्टर मनोज, अब फटाफट से आऊंगा आपके पास, जिसको लेकर सबसे ज्यादा उहापोह की स्थिति थी अल्कोहल को लेकर। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, अल्कोहल अगर लेते हैं तुरंत छोड़ दें। मदिरापान स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन अगर ओकेजनली भी लेते हैं, मॉडरेट अमाउंट में भी लेते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन को लेने के बाद छोड़ना पड़ेगा आपको, डॉक्टर मनोज इसका जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर मनोज। ये अल्कोहल पे काफ़ी चर्चा होती है और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, इवन हार्ट के पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि अल्कोहल कंजम्पशंस हार्ट के लिए भी ठीक नहीं है। अगर आप नहीं लेते हैं अल्कोहल तो आपको हार्ट डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए अल्कोहल लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्कोहल एक तरह से कहिए, ब्रॉडली आप इसको कहिए कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। तो अगर आप वैक्सीन्स लेते हैं तो इसको अवॉइड करना चाहिए, खास करके अगर बिंज ड्रिंकिंग या एक्सेसिव अल्कोहल या जो आप कहते हैं कि मॉडरेट से ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। और कुछ वैक्सीन्स जैसे रशियन वैक्सीन जो स्पुतनिक है, उसमें उन्होंने बोला है कि 45 डेज तक नहीं लेना है। तो ऐसा इन दोनों वैक्सीन जो हमारे देश में लग रही है, इसके साथ कोई अल्कोहल का ट्रायल नहीं है। बट जो जनरल एक मेरा ओपिनियन है या जो एक जनरल जो स्टेटमेंट मैं देना चाहूँगा कि अल्कोहल इंजूरियस टू हेल्थ है, आपके लीवर को और डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, तो अल्कोहल तो नहीं लेना है। खास करके वैक्सीनेशन के बाद चूँकि इम्यूनोजेनिसिटी आपकी डिपेंड करती है आपकी इनहेरेंट इम्यूनिटी पे, तो उसको अगर आपने अल्कोहल से दबा दिया तो बहुत मुश्किल होगा। और ख़ास करके अगर आप बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशंस का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा नहीं है, कोई पब्लिकेशंस नहीं है कि हम ये कह सकें कि कितना अमाउंट लेना चाहिए। तो मैं तो अभी दर्शकों से यही कहूँगा कि जहाँ तक हो अल्कोहल इंटेक अवॉइड करना चाहिए वैक्सीनेशन के बाद। बिल्कुल, और हम भी बार बार यही आपको सलाह भी देंगे, हिदायत भी देंगे, सावधान भी आपको करेंगे कि अल्कोहल यदि आप लेते हैं तो छोड़ दीजिए। अल्कोहल किसी भी सूरत में आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और अगर आप वैक्सीनेशन लेने की सोच रहे हैं तो फिर जो डॉक्टर साहब ने अल्कोहल को लेकर जो हिदायत बरतने की बात कही है, उसका ध्यान ज़रूर रखें। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के हमारे पास सवाल आ रहे हैं। मेरी उन लोगों से गुजारिश होगी कि शो को दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बहुत सारे रिपीटेटिव हमारे पास सवाल आ रहे हैं। तो एक बार शो को शुरुआत से देख लीजिए। डॉक्टर मनोज ने भी और डॉक्टर गौतम बंसाली ने, दोनों ने इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। शो को हमको यहीं पे ख़त्म करना होगा। बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए, तमाम क्वेरीज का आपने बहुत शॉर्ट में आंसर दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर बंसाली, आप आए। डॉक्टर मनोज कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसी के साथ आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। फिलहाल अपना ख्याल रखें, वैक्सीन सेफ है। नमस्कार।